हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी की इस क्लास में आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और उस टॉपिक का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप देख सकते हैं हेडिंग पड़ा हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एग्जाम उठा के देखिए, वेदर इट इज एसएससी, रेलवे, उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है या किसी भी राज्य का लोक सेवा आयोग है, टीचर्स के जो पेपर्स होते हैं, यूपी टीईटी है, सीटेट है, हरियाणा राजस्थान है, रीट है, सभी में एक चीज कॉमन है और वह है साइंस, विज्ञान हर जगह पूछी जाती है। और विज्ञान की जो नींव है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप जानते हो कि पूरी बॉडी हमारी कार्बन की बनी है। सो एवरीथिंग, जो भी हम आसपास जो भी चीजें देखते हैं, कोई व्यक्ति सजीव और निर्जीव रूप में देखते हैं, वो कार्बन का बना हुआ है, वो कार्बनिक कंपाउंड्स का बना हुआ। अब ये कार्बनिक कंपाउंड्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें पढ़ने की जरूरत है। तो स्टार्ट करेंगे आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। शुरुआत करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब देखिए है क्या कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो इसमें किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, ये सबसे पहली चीज है। प्रश्नों का स्वरूप कैसा रहता है, प्रश्नों का पैटर्न कैसा रहता है। कार्बन के जो एलोट्रॉप है, कार्बन से बनने वाले एलोट्रॉप क्या होता है भी मैं आपको बताऊंगा। तो कार्बन की जो एलोट्रॉप्स हैं वहां से प्रश्न बनता है। कार्बन के बारे में, उसका एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक मास क्या है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो कैसे कंपाउंड बनाता है, उसका नेचर क्या है, वगैरह वगैरह, वो मेटल है नॉन मेटल है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। फिर कार्बन के कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद है। ऐसे तो अनलिमिटेड कंपाउंड है, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड है, बट फिर भी स्पेसिफिक कुछ कंपाउंड्स के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और देखिए ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको 2-3 साल लग जाएगा, लेकिन मैं अगले 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में आपको पूरा कार्बन का जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सार है बता दूंगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूंगा। ठीक है, तो कोई ये ना कहे कि सर ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, दिस कंप्लीट क्लास इज बेस्ड ऑन द एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस टेस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इससे, पिछले सालों में जो प्रश्न बने हैं, जिस सेक्टर से प्रश्न बने हैं, और उसमें मैंने सारे एग्जाम्स जोड़ दिए हैं। सो दिस इज नॉट अबाउट कि मैंने 2 एग्जाम्स के बारे में आपको बताया, एक एग्जाम्स के बारे में आपको बताया। सारे एग्जाम के जितने क्वेश्चन है सबको जोड़ के मैं आपको ये थ्योरी क्लास करा रहा हूँ। सो क्लास की शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके पहले मैं आपको बता दूं तो अनअकैडमी का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसी तरह की क्लास जो आपको देखने को अभी आप देखने वाले हैं, इसी तरह की क्लास आपको वहां पर हर एक क्लास मिलेगी। स्टडी प्लानर होता है, इसमें कस्टमाइज स्टडी प्लान होता है, वीकली आपके टेस्ट लिए जाते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टडी मटेरियल होता है जिसमें नोट्स होते हैं, प्राइस प्रैक्टिस सेट होते हैं, एक्सपर्ट की गाइडेंस रहती है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है ना। टेस्ट एनालिसिस होता है, जो भी आप टेस्ट देते हैं उसका एनालिसिस होता है कि कितना कौन सा क्वेश्चन हम कितने सेकंड में किया, कितने मिनट में किया, किस तरीके से चीजें सही करी जा सकती है। और पर्सनल गाइडेंस भी आपको टॉप एजुकेटर से मिल जाता है। ठीक है, अभी अनअकैडमी के 14 महीने का जो प्राइस है वो लगभग 7,800 रुपए है, जिसमें मेरा कोड अप्लाई करने पर, मेरा कोड क्या है, योगेंद्र, ये कोड अप्लाई करने पर आपको 10% का ऑफ हो जाएगा। और ये 10% का ऑफ सारी कैटेगरी में हो जाएगा, 12 महीने के लिए भी, 6 महीने के लिए भी, और उसके नीचे भी। लेकिन सबसे बढ़िया जो प्लान है वो 24 महीने का है, ये आपका प्राइस 7020 हो जाएगा, और ये जो है वो 293 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले चीज हम बात करेंगे कार्बन कंपाउंड्स में कि कार्बन क्या चीज है, कार्बन किस जगह पर आता है, कार्बन के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में कहां पर आता है। तो जरा एक सेकंड समय लेकर हम पीरियोडिक टेबल को यहां पर ला देते हैं, जिनको नहीं पता है, ताकि वो तो देख ही सकें कि भैया पीरियोडिक टेबल होती कहां पर है ना। सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड पीरियोडिक टेबल। तो जरा देखिए, ये है पीरियोडिक टेबल, दिख रहा है आप, ये है पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप कार्बन ढूंढोगे तो आपको चौथे ग्रुप में आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा कार्बन। अब आप सबको पता है कि ये वाला जो ग्रुप है इसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं, इसे कहते हैं एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में आपको, सॉरी, पी ब्लॉक में आपको ये 4th ए ग्रुप में मिल जाएगा, मतलब पी ब्लॉक मतलब नॉन मेटल का ग्रुप।
तो पहली जो चीज हमें पता चलती है वो तो ये पता चलती है कि ये जो मेटल है, जो कार्बन है, ये एक्चुअली में ये एक्चुअली में नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूं। नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये पी ब्लॉक में पाया जाता है, और पी ब्लॉक में भी कहां पर पाया जाता है, 4th ए ग्रुप में पाया जाता है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन मैंने आपको बता दी है कि ये 4th ए ग्रुप में पाया जाता है पी ब्लॉक में। सिंबल क्या है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन मतलब सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। आगे चलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो 6 एटॉमिक नंबर है। अगर 6 एटॉमिक नंबर है तो हम ये कहेंगे कि ये न्यूक्लियस है, ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो पहली सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो 2 तो भर गए। अभी कितने बच्चे, 4 और बच्चे, तो 4 दूसरे ऑर्बिट में भरेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 और 4, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कहीं से 2 4 हो जाएगा। अब देखो, अगर इसे स्टेबल बनाना है, मुझे ध्यान देना, जो मैं कहना चाह रहा हूं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, कि अगर मुझे इसे कंप्लीट करना है, स्टेबल बनाना है, तो आपको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन देगा तब भी कंप्लीट हो जाएगा। दोनों ही केस में ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप ये भी तो समझो कि 4 इलेक्ट्रॉन लेना और 4 इलेक्ट्रॉन देना दोनों ही मुश्किल है। 1 इलेक्ट्रॉन हो समझ में आता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो समझ में आता है, 3 इलेक्ट्रॉन तक समझ में आ जाता है, लेकिन 4 में समझ में नहीं आता। दिस इज द रीजन कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है, वो नए तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो आगे चलते हैं। इसका मास नंबर कितना है, 12 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो मुझे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन 6 हैं, प्रोटॉन 6 हैं, और एटॉमिक नंबर 12 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 ही होगी। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन भी 6 हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है भाई मेरे? अब मुझे बताओ, लेकिन आप सबको पता है कि कार्बन का एक आइसोटॉप्स भी होता है, तो थोड़ा हम बात कर लेते हैं कार्बन के आइसोटॉप्स की। और आइसोटॉप्स कितना है, आइसोटॉप्स क्या है, तो कार्बन का जो आइसोटॉप्स होता है ये है कार्बन का C14। क्या है, कार्बन का C14। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का एटॉमिक मास 14 हो गया। तो अगर इसका हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने को कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेंगे, प्रोटॉन भी 6 ही रहेंगे, लेकिन इस बार न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये भी आपको पता रखना है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका एटॉमिक नंबर इसका जो भार है वो बदल जाता है, भार 14 भी हो जाता है, लेकिन ये तभी है जब कार्बन के हम आइसोटॉप्स की बात करें। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कार्बन का आइसोटॉप्स C14 है, इसका उपयोग जो है वो कार्बन डेटिंग में किया जाता है। कार्बन डेटिंग कौन सी मुसीबत का नाम है, तो कार्बन डेटिंग का मतलब होता है जिसमें हम किसी भी पुरानी चीजें, कार्बन की बहुत पुरानी चीजों की आयु ज्ञात करते हैं, उसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। तो इससे क्या किया जाता है दोस्तों, इससे हम एज ऑफ फॉसिल्स निकालते हैं, एज ऑफ फॉसिल्स निकालते हैं। मतलब जो भी जीवाश्म हैं उनकी आयु निकालने के लिए हम कार्बन के आइसोटॉप्स C14 का उपयोग करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो अभी मैं आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है, लेकिन ये वो वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहा है, वो 1s2 2s2 की बात कर रहा है। तो टोटल हमें कितने 6 लेके जाना है। तो मैंने पहले वाले s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दे 1s2, फिर दूसरे वाले में भर दिया 1s2, फिर 2s2। अब हम 2p6 भर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन 2 2 4 तो खत्म ही हो गए, बचे 2, तो क्या भरेंगे इसमें 2p2 भर देंगे।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कार्बन का होता है वो 1s2 2s2 और 2p2 होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होते हैं और 2 ही भरे होते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि p ऑर्बिटल में कितने, p ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें 3 होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस तरीके से भरे होंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, वैलेंसी इसकी 4 होगी, ये तो मैं बता चुका हूं, लेकिन वैलेंसी बनेगी नहीं क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। हाईएस्ट कैटलिस्ट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो, बॉइलिंग पॉइंट भी लो। मतलब अगर आप इसे गर्म करेंगे तो इसे पिघलने में भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और उबलने में भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो दोनों ही चीज हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, नॉट ज्यादा, कम। मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, दोनों ही चीजें कम होती हैं। हाईएस्ट कैटनेशन पावर, कैटनेशन पावर का मतलब चेन बनाने की क्षमता। तो सबसे ज्यादा चेन बनाने की क्षमता किसकी है? कार्बन की। अकेले अकेले कार्बन ही जुड़ता जाएगा तो बहुत सारी चीजें बन जाती है। कार्बन C60, C17, C80, C135, पता नहीं कितनी चीजें बनती हैं कार्बन से। तो कार्बन की सबसे ज्यादा कैटेनेशन पावर मौजूद होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बोलो, बात समझ में आ गई? तो बैलेंसी सब कुछ मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। अब हम चलते हैं कार्बन से। ये तो कार्बन की बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हमने बात की है। अब हम चलते हैं अगले तरफ। एक मिनट दोस्तों। चलिए, एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां से जो इंपॉर्टेंट है कि कार्बन कोवलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन का जो एटम है वो काफी छोटा होता है, तो इसलिए कैटनेशन बनाने की इसकी क्षमता जो है वो बहुत सारी बन सकती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये पूछा गया था, कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं जिन्हें आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला केमिकल बॉन्ड होता है जिसे हम कहते हैं आयोनिक केमिकल। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि जो कार्बन बनाता है। तो क्या हो गया? केमिकल बॉन्ड हो गया। फिर क्या हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तीसरा क्या होता है? तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जब भी कोई भी हेलोजन हाइड्रोजन के साथ में जुड़ता है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सब क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। वाटर भी हाइड्रोजन के कारण ही तरल पदार्थ में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसके अलावा एक और होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चौथा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जाने से, डोनेट करने से बनता है। इसके बाद पांचवा जो है, पांचवा होता है वंडरवॉल बॉन्ड। क्या होता है? वंडरवॉल। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, जो कि ग्रेफाइट में बनता है। ठीक है, ठीक है, बनता है, ग्रेफाइट में बनता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो अभी तक हमने कार्बन के बारे में जाना, अब हम जानेंगे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के बारे में। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन की शुरुआत करने से पहले हम ये देखेंगे कि एलोट्रॉप होता क्या है। Allotrop, the existence of a chemical. Allotropy is what? Existence of a chemical element in two or more forms which may differ in the arrangement of atom in crystalline, solid or in the occurrence of molecule that contain different number of atom. देखो है क्या? एक ही एलिमेंट का अलग अलग स्वरूपों में अरेंजमेंट, एक ही एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म में अरेंजमेंट, चाहे वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या डिफरेंट फॉर्म में हो, उसे ही एलोट्रॉफी कहते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि एक ही चीज है, बॉल है, जैसे होता नहीं कि हम बनाते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से जो है रॉबिक क्यूब्स होता है, कभी इसको घुमा देते हैं तब वो वैसा लाल कहीं पे हो जाता है, ब्लू कहीं पे हो जाता है, कुछ वैसे ही मान लीजिए। मतलब एक ही चीज है, उसको अलग अलग तरीके से अरेंज करके हम अलग अलग चीजें बना रहे हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉफी कहते हैं।
एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व इस गुण को अपर रूप कहते हैं। इसके विभिन्न रूपों इस तत्व का घन संरचना जो है वो अपर रूप कहते हैं। और इसमें कौन कौन से मेन रूप से बनाते हैं? कार्बन अपर रूप बनाता है, सल्फर अपर रूप बनाता है, सही है, फॉस्फोरस अपर रूप बनाता है और ऑक्सीजन अपर रूप बनाता है। इन सभी के बारे में कहो तो मैं डिस्कस भी कर दूं कि कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के 3 अपर रूप मुख्य रूप से, वैसे तो 4 अपर रूप हो गए हैं लेकिन 3 अपर रूप याद रखो। कार्बन के 3 अपर रूप कौन से? 3 एलोट्रॉप कौन से हैं? सबसे पहले है डायमंड, सबसे सॉलिड, फिर कौन सा है? ग्रेफाइट, फिर कौन सा है? फुलरीन, और फिर आता है ग्राफीन। तो 4 अपर रूप हो गए कार्बन के, और ये हम पढ़ेंगे इसी सेगमेंट में, यही हम चारों पढ़ेंगे। सल्फर की बात कर लेते हैं तो सल्फर का एक S8 होता है जिसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं, S6 भी होता है, S2 भी होता है, तो ये सल्फर के हो गए। आगे चलो, इसका फास्फोरस, फास्फोरस के 2 होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, P4 और P6, है ना। तो P4 और P6 के हो गए, सल्फर के हो गए, फास्फोरस के हो गए। ऑक्सीजन का कौन सा होता है? ऑक्सीजन का सिंगल ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं उसको। फिर आता है ऑक्सीजन गैस, O2 कहते हैं, और ऑक्सीजन ओजोन गैस। ये 3 ऑक्सीजन के होते हैं। तो सभी के मैंने बता दिया अपर रूप। तो एलोट्रॉप क्या मतलब है कि वही चीजें उसको अलग अलग तरीके से जो अरेंजमेंट कर रहे हैं उसी को हम एलोट्रॉप कहते हैं। अब सबसे पहला एलोट्रॉप क्या है? इसका डायमंड है कार्बन का, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और डायमंड से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एक करके सभी के बारे में हम जानेंगे, एक एक करके सभी के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहली चीज तो है कि डायमंड जो है वो मेटल है कि नॉन मेटल है, या तो डायमंड क्या है? डायमंड दोस्तों सबसे पहले तो ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। तो सॉलिड फॉर्म में तो नॉन मेटल पाया नहीं जाता, लेकिन डायमंड पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है। डायमंड एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्यों है? क्योंकि ये कार्बन से बना है, और कार्बन भी क्या है? नॉन मेटल है। तो डायमंड भी क्या है? एक नॉन मेटल है। इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती जो मेटल के अंदर होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता, है ना, जैसे कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को पास नहीं कर सकता है, गर्म नहीं होगा इतने जल्दी, है ना, इलेक्ट्रिक हीट को पास नहीं करेगा, है ना। इसके अंदर जो है वो चमक तो रहती है ना, सुंदर मतलब चमक तो रहती है, लेकिन इसके पतली शीट नहीं बनाई जा सकती, डक्टाइल नहीं है, मेलेबल नहीं है, ये सभी प्रॉपर्टी नहीं है। तो दिस इज अ नॉन मेटल। अब डायमंड के बारे में कहा जाता है कि दिस इज द हार्डेस्ट हार्डेस्ट क्या कह सकते हैं, कंपाउंड तो कह नहीं सकते, एक हार्डेस्ट मटेरियल कह सकते हैं, या फिर हार्डेस्ट एलोट्रॉप कह सकते हैं। हार्डेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन या मटेरियल ऑफ कार्बन, हार्डेस्ट मटेरियल। बहुत ही ज्यादा कठोर होता है डायमंड, बहुत ज्यादा कठोर होता है, इसे इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है। तो देखो, एक कार्बन 3 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ, फिर वो 3 कार्बन फिर 3 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं इसे? टेट्राहेड्रल। तो दिस इज नोन एज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर एक ही बात है। तो इसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी कहते हो, कह सकते हो, टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। आगे चलो, अब ये जो स्पीड है वैक्यूम की, मतलब जैसे लाइट ऐसी आई। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि हीरा चमकता क्यों है, इसका रीजन समझ लीजिए। तो हीरे के चमकने का मुख्य कारण, मैं यहां पे एक नोट डाल के लिख देता हूं। हीरे के चमकने का मुख्य कारण क्या है? ध्यान देना, जब मैंने आपको फिजिक्स में लाइट पढ़ाया था तो वहां पे एक चीज बहुत ही साफ सुथरी बताई थी कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, याद आ रहा है, TIR पढ़ाया होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट की एक क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने के बाद, क्रांतिक कोण से ज्यादा होने के बाद, वो लाइट उसी माध्यम में वापस आ जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं? TIR कहते हैं। कुछ ऐसा ही फिनोमेना सेम टू सेम किस में होता है? डायमंड में भी होता है। तो हीरे का जो चमकने का मुख्य कारण है वो है TIR, जिसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं इसे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
याद रखेंगे ये चीज, साथ साथ में हर एक चीज में समझाता जाऊंगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये हीरे के चमकने का मुख्य कारण है, जिसके कारण हीरा जो है वो चमकता है। और अगर आपसे पीछे पूछा जाए कि हीरे की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो आपको ये भी याद रखना है कि हीरे की जो हाइब्रिडाइजेशन है, हीरे की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होती है sp3। ठीक है, क्या होती है? sp3, ये याद कर लो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछा जाता है। बिल्कुल सही है, तो हीरे का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए, तो वो भी याद रखना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड। ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। डायमंड कंप्लीटली कार्बन का बना होता है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, डायमंड पॉइजनस भी है, खा पी लोगे तो मर भी सकते हो। ठीक है, हीरा है सदा के लिए, आपने सुना है, हीरा है सदा के लिए। और हीरा बनता कैसे? कोयले से बनता है, कार्बन से बनता है। कार्बन जब बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो वो डायमंड में परिवर्तित हो जाता है। फिर डायमंड, शुरुआत में डायमंड ऐसी नॉर्मली होता है, थोड़ा बहुत चमकता है, लेकिन फिर उससे तराशा जाता है, अलग अलग प्लानर बनाए जाते हैं ताकि लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, और फिर एक हीरे का निर्माण होता है, फिर एक डायमंड का निर्माण होता है। तो ये चीज जो है मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो चीज है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, आगे चलें। अब डायमंड एक बैड कंडक्टर है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यहीं पे कहीं पे लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर। ये शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी लिखा नहीं है, तो चलो मैं लिख देता हूं कि डायमंड जो है वो एक बैड कंडक्टर है, बुरा कंडक्टर है, बुरा चालक है। और इसके साथ साथ में डायमंड का कभी आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया जाए, कहां लिखूं? यहां पे लिख देते हैं। कभी आपसे डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया जाए, तो आप बताइए जरा कितना होगा मेल्टिंग पॉइंट? डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर साउंड की स्पीड 12,000 मीटर पर सेकंड होती है। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3,527 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, 3,527 डिग्री सेल्सियस। दिस इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा टेम्परेचर पर ही मेल्ट करेगा, अदरवाइज ये मेल्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट 3,500, ये 4,000 के ऊपर होता है, 4,200 4,700 के राउंड है, क्योंकि ये ग्रेफाइट का होता है, थोड़ा मिस कर गया हूं। 4,726 डिग्री सेल्सियस का राउंड होता है ना, इसे सही कर लो। ठीक, समझ में आ गई बात। अब हम इसका यूज कहां करते हैं, उपयोग कहां करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है, तो यहीं पे लिख देते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं यूज ऑफ डायमंड। उपयोग कहां करते हैं? यूज ऑफ डायमंड। ठीक है, कहां पर इसका उपयोग किया जाता है? तो पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज है कि डायमंड जो है ऑर्नामेंट के रूप में, आभूषण के रूप में यूज होता है, ये तो सबको पता ही है, किसी बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है मिरर कटिंग में, है ना, ग्लास कटिंग में। सबसे ज्यादा यूज कहां पे करते हैं? ग्लास इंडस्ट्रीज में, एज अ कटर, एज अ कटर। इसके अलावा और कहां यूज करते हैं? इसका ऑर्नामेंट में उपयोग किया जाता है, ऑर्नामेंट पे उपयोग किया जाता है। कुछ हद तक पेपर कटिंग वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, वहां भी इसका उपयोग करते हैं। तो ग्लास कटिंग हो गया, पेपर कटिंग हो जाएगा, ऑर्नामेंट में उसका उपयोग करते हैं। ये ज्यादा उपयोग है, ज्यादा कोई खास उपयोग नहीं है डायमंड के, इतना ही उपयोग है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज ग्रेफाइट। अब देखो यहां पर मैंने आपको जब डायमंड पढ़ाया तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो ये कार्बन के एलोट्रॉप है तीनों, और डायमंड जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे बनाता है? एक कार्बन है, फिर उसने 3 कार्बन को जोड़ दिया, वो जो 3 कार्बन है फिर अपने नीचे 3 कार्बन को जोड़ दिए, फिर ये भी 3 कार्बन से जुड़ गया है ना। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो ये बनाता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि कार्बन में और ग्रेफाइट में बेसिक डिफरेंस बस इसके स्ट्रक्चर का ही है। जहां कार्बन जो, जहां पे डायमंड जो है
वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, एक कार्बन 3 से जुड़ा होता है। वहीं पर जो ग्रेफाइट है ये प्लैनर स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा? ये इसकी अलग अलग क्या होती है, प्लेन्स होते हैं जिनमें ये जुड़ा होता है। एक कार्बन 2 के साथ में जुड़ा होता है तो ये कार्बन इसके साथ इसके साथ इसके साथ इस तरीके से जुड़े होते हैं और ये प्लेन बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो प्लैनर स्ट्रक्चर होता है। और एक जो लेयर है, ये जो लेयर है, एक लेयर दूसरी लेयर से अटैच होती है वेंडर वॉल्स बॉन्ड के द्वारा। अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव वेंडरवॉल बॉन्ड्स, इनमें से कौन से पदार्थ में वेंडरवॉल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, वेंडरवॉल जो है फोर्स पाया जाता है, तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में वेंडरवॉल बॉन्ड जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा, ग्रेफाइट को ब्लैक लेड भी कहते हैं। ग्रेफाइट को क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज ब्लैक लेड। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लेड पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है ग्रेफाइट। नाम उसका लेड पेंसिल, लेकिन उपयोग किसका करते हैं? ग्रेफाइट का करते हैं। तो याद रखें, ये भी लेड से याद आ रहा है कि लेड पेंसिल, लेड जो पेंसिल होती है उसमें भी हम ग्रेफाइट का ही उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन लेड पेंसिल। तो लेड पेंसिल में भी हम ग्रेफाइट का ही उपयोग करते हैं। ये चीज आप हमेशा याद रखें। आगे चलते हैं ग्रेफाइट को लेके। अब जिस तरीके से कार्बन जो है वो बैड कंडक्टर था, उसी तरीके से जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है। तो हम इसमें कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन का ऐसा कौन सा एलोट्रॉप है जो गुड कंडक्टर, तो वो यही है, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, एक अच्छा चालक माना जाता है। तो ग्रेफाइट को हम अच्छा चालक मानते हैं। जिस तरीके से हम कार्बन डायमंड को बुरा जो चालक मानते हैं, इसी तरीके से ग्रेफाइट को हम एक अच्छा चालक के रूप में देखते हैं। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, और ये क्यों इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 3000, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है वो है 3500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हाइब्रिडाइजेशन इसका पूछ लिया जाए, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है दिस इज sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp2 होता है। सभी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा धीरे धीरे करके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब इसका उपयोग हम कहां करते हैं? तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका यूज कहां पर है, तो आप एक यूज तो मैं लिख ही चुका हूं। एक यूज क्या है? लेड पेंसिल में इसका उपयोग किया जाता है। आप देखो यहाँ पे कहां पे करते हैं? लेड पेंसिल में इसका उपयोग करते हैं, लेड पेंसिल बनाते हैं। इसके अलावा लुब्रिकेंट में इसका उपयोग किया जाता है। लुब्रिकेंट में इसका उपयोग करते हैं, है ना। लुब्रिकेंट में इसका उपयोग किया। ठीक है, फिर मैं आगे बात आगे चलें। लुब्रिकेंट के अलावा भी कहीं पर उपयोग करते हैं इसका, तो आपने देखा होगा इसके अलावा ऐसा तो जैसा कोई उपयोग है नहीं। एक मिनट रुकना दोस्तों, यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग जो मैं मिस कर रहा था वो मैं आपको बता देता हूं यहीं पर, यहां पे बता देता हूं। आपने सुना होगा न्यूक्लियर रिएक्टर, सुना है या नहीं सुना है? ग्रेफाइट का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में हम यूरेनियम है, थोरियम है, प्लोनियम, इन सबका उपयोग करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोलर रॉड के रूप में जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें कैडमियम की रॉड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कैडमियम की रॉड का उपयोग किया जाता है। और इसी तरीके से मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर क्या करता है? स्लो डाउन कर देता है स्पीड को, तो इसे मंदक भी कहते हैं। तो मंदक के रूप में एक तो हम भारी जल का उपयोग करते हैं, और मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग भी किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज्ड एज अ मॉडरेटर, मॉडरेटर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और मॉडरेटर का अगर काम पूछ लिया जाए तो याद रखना, मॉडरेटर का कार्य होता है किसी भी
न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन कर लेना। सबसे बढ़िया मॉडरेटर कौन सा है, सबसे बढ़िया बंधक कौन सा है, तो सबसे बढ़िया बंधक है D2O, मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड, मतलब वाटर, भारी जल को सबसे अच्छा मंदक जो है वो माना जाता है। तो ग्रेफाइट हो गया। आगे चलो, आगे क्या है, आर्टिफिशियल ग्रेफाइट। आर्टिफिशियल ग्रेफाइट क्या चीज होती है, कैसे हम यूज करते हैं, तो देखो आर्टिफिशियल ग्रेफाइट क्या है। सबसे पहले हम लेंगे कोक लेंगे, कैसे बनता है समझा देता हूं, और कोक का रिएक्शन कराएंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो कोक का रिएक्शन कराया हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना, सही। अब इसे, ये जो है वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, मुख्य रूप से सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी कभी कभी इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये सैंड या सिल्का भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट में ये SiO2 क्या है, सिंपल सी जो है वो सैंड है, सैंड है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा, कोक मिला दिया हमने, SiO2 बना दिया, इसका जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर को हमने 3300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, हीट किया, और हीट करने के बाद जो चीज बनी वो है हमारा आर्टिफिशियल ग्रेफाइट। हीट करने के बाद जो चीज बनी उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेफाइट। और इसी आर्टिफिशियल ग्रेफाइट का उपयोग भी हम मॉडरेटर के रूप में करते हैं। ये चीज भी आप याद रखना, तो ना, यूज एज अ मॉडरेटर, यूज इन अ मॉडरेटर, यूज्ड एज हो जाएगा, ठीक, बात समझ आ गई। तो ये है आर्टिफिशियल ग्रेफाइट, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, ठीक है भाई मेरे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम नेक्स्ट जो चीज पढ़ेंगे वो है कार्बन का तीसरा अपर रूप। अभी हमने 2 अपर रूप पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कार्बन का तीसरा अपर रूप जो है फुलरीन। देखिए फुलरीन को देखते हुए आपको थोड़ी सी, आप ध्यान से देखोगे तो आपको फुटबॉल जैसी आकृति नजर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, कि भैया ये तो फुटबॉल बनी हुई है। फुलरीन क्या है, देखो एक्चुअली में बुक मिलिस्टर, फुलरीन कार्बन की एक ऐसे आइसोटॉप है जिनमें कार्बन की संख्या C50, C60, C70, C80 ऐसे होती है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं अभी, हम जो आपके सामने जिस चीज के बारे में आपको बता रहे हैं, उसमें जो कार्बन की संख्या है वो ये C60 है। इसे कहते हैं बुल्क मिनिस्टर फुलरीन। अब ये क्या है, ये भी आप समझते रहना। तो ये फुलरीन क्या है, ये कार्बन का C60 वाला रूप है। अभी हम केवल C60 की बात कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं बल्क मिनिस्टर फुलरीन। क्या कहते हैं, बक मिनिस्टर फुलरीन, नॉट बुक मिनिस्टर, बक मिनिस्टर फुलरीन। इसका नाम कैसे पड़ा ये भी मैं आपको बताता हूं, फुलरीन, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर वो फुटबॉल की तरह पर होता है, कार्बन C60 कहते हैं इसको। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई समझना। 1985 में 3-4 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था हॉराल्ड क्रोटो, दूसरे वैज्ञानिक थे जेम्स R हेल्थ, तीसरे थे सीन ओब्राइन, चौथे थे रॉबर्ट कर्ल, पांचवें वैज्ञानिक का नाम था रिचर्ड स्माइली। इन सभी वैज्ञानिकों ने कुछ चीज डिस्कवर की, कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया कि जब भी हम कार्बन को वेपराइज कर रहे हैं हीलियम के एटमॉस्फेयर में, जो रेसिड्यू आ रहा है उसकी संरचना बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। और इसको देखते हुए इसका नाम जो है वो रखा गया था बकमिंस्टर फुलरीन, क्योंकि ये किसको होमेज किया गया था, श्रद्धांजलि दी गई थी एक अमेरिकन आर्किटेक्ट को जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलर। और इन्होंने जो है वो एक गॉडेस्टिक डोम्स बनाया था जो सेम टू सेम इसी तरीके का था। आप सर्च करोगे इसको, है ना, जियोडेसिक डोम्स, तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। वो सेम इसी तरीके की एक इमारत बनाई थी, किसने बनाई थी, आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। और आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर को श्रद्धांजलि देने के लिए जो नए तरीके का कार्बन का एलोट्रॉप आया, जो कि कार्बन को वेपराइज करने पर हीलियम एटमॉस्फेयर में बना था, जिसका निर्माण हुआ था, उसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन रखा गया। और इसके लिए बाद में फुलरीन हो गया ये,
इसके लिए क्लोटो कर्ल और इस्माइली को अवार्ड दिया गया था 1996 का नोबेल पीस इन केमिस्ट्री। अब यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, कहां कहां से पूछे गए हैं जरा ध्यान से समझना दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फुलरीन है या फिर बकमिंस्टर फुलरीन है वो किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया था, तो उसका आंसर था अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के नाम पर रखा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि इसके लिए नोबेल प्राइज किसे दिया गया था, तो 3 वैज्ञानिक हैं, क्रोटो हैं, कर्ल हैं और इस्माइली हैं। इन तीनों व्यक्तियों को इसका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। इतनी सी चीज है जो मुझे आपको बतानी है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है ना। इसे नैनो ट्यूब्स वगैरह नैनो टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है। तो कहीं पर लिख लेते हैं, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे ले लेते हैं, यूज्ड इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, और ड्रग डिलीवरी में भी इसका उपयोग करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से नैनो टेक्नोलॉजी इसका यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन के बारे में कहा जाता है दिस इज द मटेरियल ऑफ फ्यूचर। इसे बोला जाता है मटेरियल ऑफ फ्यूचर। भविष्य की वस्तु बोला जाता है इसको। क्यों बोला जाता है इसके बारे में आपको एक एक करके चीजें सारी बताता चलूंगा, ध्यान से सुनते चलना दोस्तों। ये अभी हाल ही के दिनों में जल्दबाजी में ही, मतलब बहुत ही जल्द में ये जो है डिस्कवर किया गया था गिल के द्वारा 2000 में, जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था 2010 में। तो डिस्कवर्ड बाय गिल, इसकी खोज किसने की है? डिस्कवर्ड बाय गिल, एक वैज्ञानिक हैं गिल जिन्होंने इसकी खोज की थी, और इनको 2010 का नोबेल प्राइज भी मिला है इसी खोज के लिए। अब आप ध्यान से समझना, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एलोट्रॉप कुछ भी नहीं है, संरचना अलग अलग हो जाए तो उसे हम एलोट्रॉप कहते हैं। यही चीज मैंने बताई थी आपको कि जब भी हम संरचनाओं को अलग कर देते हैं तो उसी को हम एलोट्रॉप कहते हैं। अब हमें संरचना को अलग करना है। आप देखो कि ये जो है वो सिंबल्स, कहीं आप लेयर नहीं दिखेंगे, सिंगल लेयर। ये क्या है? एक सिंगल लेयर कार्बन का एक तरीके की चेन है जो आपस में 6 कार्बन की चेन आपको दिखाई दे रही होगी, और ये लगभग आयरन स्टील से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। ग्राफीन परफेक्ट थर्मल कंडक्टर होता है, चाहे जितनी गर्मी हो जाए, चाहे जितना टेम्परेचर हो जाए, इसमें आग नहीं लग सकती। तीसरी चीज, बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा कठोर होता है ना। तो ग्राफीन, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा हल्का है। मतलब अगर ग्राफीन की अगर आप बुलेट जैकेट पहनेंगे, ये आप जैकेट भी बनती है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है, तो ग्राफीन एक ऐसा मटेरियल है जिसकी बुलेट प्रूफ जैकेट बहुत ज्यादा हल्की है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी है, चाहे जितनी तेज बुलेट आए वो उसको छेद नहीं कर सकती। बहुत स्ट्रॉन्गर मटेरियल होता है ग्राफीन, याद रखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनका उपयोग करते हैं हम, लेकिन ग्राफीन इसमें मुख्य रूप से यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। अब इसका उपयोग हम कहां करते हैं? अगर हम ग्राफीन की बात करें तो ग्राफीन की खोज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। सिंगल लेयर ऑफ कार्बन होता है, ये मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इसमें जो है वो सिंगल लेयर ऑफ कार्बन होता है। कार्बन की सिंगल लेयर ही होती है इसमें, ठीक है। दिस इज द सिंगल लेयर ऑफ कार्बन। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि भाई इसकी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp2 है, sp होगी, बल्कि sp2 भी नहीं होगी, क्योंकि एक ही कार्बन दिख रहा है इसमें, तो मुझे लगता है कि इसका sp2 होगी, सॉरी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसके अलावा इसका मेल्टिंग पॉइंट कभी पूछ लिया जाए कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कितने डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट करेगा, तो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट होता है। तो 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस पे ही ये मेल्ट करेगा। इतने आसानी से ये मेल्ट नहीं करता है, ठीक है, इतने आसानी से ये मेल्ट नहीं करता है। अब इसका उपयोग कहां किया जाता है?
तो इसका उपयोग आपने सुना होगा कि जो टच स्क्रीन फोन के ऊपर कवर आते हैं वहां पर इसको उपयोग किया जाता है, मेकिंग द मोबाइल टच स्क्रीन, एलईडी टीवी, इन सभी चीजों में इसका उपयोग करते हैं। तो अगर मैं यूज लिखूं तो टच स्क्रीन मोबाइल, टच स्क्रीन मोबाइल काफी पतला होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। इसके बाद टीवी, एलईडी, इन सभी में उपयोग करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, इसमें भी इसका उपयोग करते हैं। तो बुलेट प्रूफ जैकेट और साथ साथ में जो है वो मोबाइल टीवी और एलईडी टीवी के टच स्क्रीन, सभी चीजों में इसका उपयोग किया है। तो ये हो गया एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये सभी हम एलोट्रॉप ऑफ कार्बन की बात कर रहे थे, यहां पे ये चीज खत्म होती है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन से बने हैं, किस तरीके से कार्बन से बनते हैं, किस तरीके से कार्बन प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें मुख्य रूप से दो तरीके के, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन के बने हुए। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे या तो फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। हिंदी में कहते हैं संतृप्त और असंतृप्त। क्या कहते हैं इसे? संतृप्त, और ये होता है असंतृप्त। असंतृप्त, संतृप्त का मतलब क्या है? संतृप्त का मतलब है जिसमें कार्बन की सिंगल चेन है, एक एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ये कार्बन है, इससे जुड़ा, ये कार्बन है, इससे जुड़ा, ये कार्बन, ये इससे जुड़ गया, राइट। फिर जो है ये इससे जुड़ गया, फिर ये इससे जुड़ गया, और सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है। इसे हम कहते हैं संतृप्त, मतलब सैचुरेटेड कार्बन। तो सैचुरेटेड कार्बन में क्या करना है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो सीधे सीधे आपको कार्बन की संख्या जोड़ लेनी है और आपका बन जाएगा। तो सारे के सारे जितने एल्केन हैं वो भी सैचुरेटेड हैं, जितने साइक्लो एल्केन है, जैसे ये वाला दिख रहा है, ये भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, वो भी क्या है? वो भी सैचुरेटेड है। तो आपको केवल यही देखना है सैचुरेटेड देखने के लिए कि भैया वो सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है। और जितने भी सिंगल बॉन्ड बनते हैं उन्हें उनका फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हमें कार्बन काउंट करना आ जाए और उनका वो पता हो कि मैथ है, एथ है, प्रेप है, ब्यूट है, तो उस हिसाब से तुरंत हम कार्बन की संख्या निकाल सकते हैं कि वो कार्बन का किस, जैसे एग्जांपल में कहूं कि बताइए जरा C6H14 ये कौन सा, इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पे 6 कार्बन है। 6 के लिए क्या यूज करते हैं? सबसे पहले आता है मैथ, 1 कार्बन एथ, 2 कार्बन प्रोप, 3 कार्बन ब्यूट, 4 कार्बन पेंट, 5 कार्बन और हेक्स, 6 कार्बन। और चूंकि ये देखो 14, 6 दूनी 12 2 14 इसमें फिट हो रहा है, तो इसका नाम होगा हेक्सेन। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा हेक्सेन। समझ गए? तो ये इसी तरीके से बनता है, हेक्सेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इस तरीके से बनता है ये। अब अगर यहीं पर ये 6 कार्बन आपस में मिल जाए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, अब ये भी तो सिंपल कार्बन है। अब इसको भी क्या हेक्सेन बोलेंगे? नहीं, इसका एक नया नाम होगा। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। क्या कहेंगे इसे? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया ये कार्बन है, ये कार्बन है, अब बताइए इसका नाम क्या होगा? तो देखो पहले तो ये आपस में सर्किल की फॉर्म में है कि नहीं है? कंप्लीट सर्किल बन रहा है, क्लोज्ड है। तो अगर क्लोज्ड है तो कार्बन काउंट करेंगे हम, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। क्या होगा इसका नाम? साइक्लोपेंटेन। अब थोड़ा इससे और आगे जाते हैं। अगर किसी क्लोज रिंग में एक अलग से कार्बन और जोड़ दिया जाए, यहां पे मैंने एक और कार्बन जोड़ दिया है, तो ये देखो एक्चुअल से बाहर आ गया है।
तो क्या इसमें हम 6 कार्बन मानेंगे, हेक्सेन लिखेंगे या साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे? ना तो साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इसको मेन ले लेंगे और इसको सब्स्टिट्यूट ले लेंगे, अलग से जुड़ा गया। और जब भी एक कार्बन अलग से जोड़ा जाए तो उसे कहते हैं मैथिल। 2 कार्बन तो सॉरी, एक कार्बन मतलब मैथिल, 2 कार्बन मतलब एथिल, 3 कार्बन मतलब प्रोपेल, ऐसे जुड़ते जाएंगे। तो ये कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे हम मैथिल, पहले लिख देंगे, ये पहले आएगा मैथिल साइक्लोहेक्सेन, मैथिल साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आई? अगर मैं इसी में एक और 2 जगह जोड़ दूं, ये मैथिल एक इधर CH3 जोड़ दूं, एक इधर CH3 जोड़ दूं, तो आप किसी को भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नंबर्स काउंट रखेंगे इनको कार्बन पे कि ये कम से कम संख्याएं आए। तो 1 2 1 2 3 1 2 3 कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने लिख लिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, सही बन गया। क्या लिखेंगे इसको? अब देखो, इसको लिखेंगे 1,3, 1 पे भी मैथिल है, 3 पे भी मैथिल है। क्या लिखेंगे? 1,3 डाई मैथिल, 1,3 डाई मैथिल साइक्लोहेक्सेन, ये नाम हो जाएगा। समझ में आ रही बात के नहीं आ रही? बोलो, थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ ही रही होगी यार। मुझे लगता है कि 1% में समझ में आ रही तो बड़ी बात है। वैसे ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। खैर, हम वापस चलते हैं अपनी तरफ जहां से हम चले थे। तो ये इस तरीके से बनता है हेक्सेन। अब हम आगे चलते हैं फिर से उसी की तरफ जहां पे हम स्टार्ट किया था। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जहां पर या तो वो डबल बॉन्ड बनाए तो एल्कीन होगा, या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो एल्काइन होगा। तो ऐसी कार्बन की चेन जिसमें डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, वो क्या होंगे? वो या तो एल्कीन्स होंगे या फिर एल्काइंस होंगे। एल्कीन का क्या फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान देंगे। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ये हो गया फॉर्मूला किसका? एल्कीन का। और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तीनों मैंने बता दिया आपको। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जरा बताइए C3H4 इसका क्या नाम होगा? तो पहले तो तुम ये फॉर्मूले में फिट करने की कोशिश करोगे कि ये किस फॉर्मूले में फिट हो रहा है। CnH2n+2 एल्केन होता है, 3 दूनी 6 2 8 होता तो ये प्रोपेन होता। क्या होता? प्रोपेन। मैथ एथ प्रोप, फिर ब्यूट आता। अब CnH2n 3 दूनी 6, C3H6 होता तो ये प्रोपीन होता। क्या होता? प्रोपीन होता। लेकिन ये क्या है? C3H6-2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपाइन। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कार्बन कंपाउंड्स में हम कैसे लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको नंबर दूं C4H8 C5H12, ठीक है, C5H12 C6H10 C7H12, इनका नाम क्या होगा? तो पहले तो मैं किनारे पे आपको पूरी सीरीज लिख देता हूं। एक कार्बन पे मैथ होता है, 2 कार्बन पर एथ होता है, 3 कार्बन पर प्रोप होता है, PROP प्रोप होता है, 4 कार्बन पर ब्यूट होता है, 5 कार्बन पर पेंट होता है, 6 कार्बन पर हेक्स होता है, 7 कार्बन पर हेप्ट होता है, 8 कार्बन पर ऑक्ट होता है, 9 कार्बन पर नैन होता है, नैनो होता है, और 10 कार्बन पर डेका होता है। 10 कार्बन पर डेका होता है। आप जरा दिमाग लगाइए जरा कि क्या बनेगा इसका।
थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। बताइए क्या बनेगा इसका। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यस, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये तो हो गया हमारा सी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मतलब बीच वाला। तो ये हो गया हमारा 4 पे कौन सा आ रहा, ब्यूट, और क्या लगाना, इन, तो ये हो गया ब्यूटीन, ब्यूटीन हो गया ब्यूटीन। C5H12, 5 दूनी 10 2 12, ये तो सही है, मतलब ब्यू, ये क्या हो गया, 5 पे क्या होता है, पेंट, तो ये हो गया पेंटेन, एन आ गया। 6 पे क्या है, हेक्स है, तो 6 दूनी 12, अब 12 होता लेकिन कम है 12 से, तो 12 से कम है तो काय पे, आइन पे जाएंगे, तो ये हो जाएगा हेक्साइन, हेक्साइन। C17H12, 7 दूनी 14, फिर से कम हो गया, क्या हो जाएगा, हेप्टाइन, हेप्टाइन। तो ये इनके नाम बन गए, बात समझ में आ गई। तो छोटी छोटी बेसिक चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इनके नामांकन हम करते हैं। ठीक है, चल आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप में क्या होते हैं कि अगर लास्ट में OH लगा हुआ है, अगर लास्ट में OH लगा हुआ है तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को एल्कोहल कहते हैं। और इन फंक्शनल ग्रुप की जब हम नेमिंग करते हैं तो उनके अंत में ऑल लग जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे कहूं कि देखो C2H6, तो आप क्या कहोगे, ये तो सर आपने इथेन बनाया है, 2 दूनी 4 2 6, लेकिन जब एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ोगे तो एक कार्बन कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा C2H5OH। अब OH लग गया, इसका मतलब क्या, ये अल्कोहल ग्रुप है। और अगर ये अल्कोहल ग्रुप है तो लास्ट में क्या लगेगा, ऑल लगेगा। तो हम किसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 न 2 कार्बन पर होता है मेथ, एथ, तो हम लिखेंगे इसको एथेनॉल। क्या लिखा पहले, एथेन लिखा और फिर हमने ऑल जोड़ दिया, तो क्या बन गया, एथेनॉल। तो ये इस तरीके से इसका नामांकन किया जाएगा। ये वही चीज यहां पर इस तरीके से उसने लिख रखी है, एक ही बात है, ये कार्बन काउंट करोगे वो कार्बन काउंट करोगे, एक ही बात है। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं और ले लूं, मैं आपसे कहूं कि CH3, फिर लिखूं CH2, फिर लिखूं CH2 और अंत में लिख दूं, फिर यहां पे एक और एक CH2 और अंत में लिख दूं OH। अब बताइए इसका नाम क्या है। तो पहले तो हम कार्बन काउंट करेंगे क्योंकि हमारी कहानी कार्बन से ही चलती है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन है। फिर हम हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 और 2 9, तो 4 दूनी 8, एक ज्यादा मतलब सही है, ये ब्यूटेन ही है, एल्केन है, ये एल्केन है ये। और अगर ये एल्केन है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूटेन। हमें क्या लिखना था पूरा, ब्यूटेन, ई हटा के ऑल लगा दिया, ब्यूटेनॉल। क्या बन गया, ब्यूटेनॉल। तो ये हमारी कहानी बन गई ब्यूटेनॉल की। तो ये इथेनॉल होता है। इसी तरीके से दूसरा ग्रुप होता है ईस्टर का, जिसे हम ईथर का, जिसे ईथर कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें बीच में C डबल बॉन्ड O आ जाता है, ये इस तरीके से आता है। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। जब भी ईस्टर ग्रुप बनेगा तो यहां भी R होगा, यहां पे भी R होगा और बीच में C डबल बॉन्ड O रहेगा, इसे कहते हैं ईस्टर। एल्डिहाइड क्या होता है, जिसके लास्ट में CHO ग्रुप जुड़ा होता है, अंत में क्या ग्रुप जुड़ा रहेगा, CHO ग्रुप जुड़ा रहेगा। कैसे जुड़ा रहेगा, ये CH3 है, फिर ये CH2 है, फिर ये C होगा, फिर यहां पे डबल बॉन्ड O होगा और यहां पे H, इस तरीके से जुड़ा रहेगा। तो इसे क्या कहते हैं, अब देखो यहां पे CHO ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको, इसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं।
और इसमें लास्ट में क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं। फिर आता है कीटोन। कीटोन में क्या होता है, कीटोन में इसमें क्या होता है, सॉरी ये ईस्टर में ना यार बीच में ओ अकेला ग्रुप होता है ना, ये बीच में जो है ओ ग्रुप लगा होता है अकेला, आर डबल बॉन्ड ओ आर। और ये जो कीटोन्स है इसमें ये एक्चुअल होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने लिखते हुए गड़बड़ी कर दी। तो प्रोपेनॉन इसमें क्या होता है, ओन लगा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लास्ट में ओन लगा होता है और बीच में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या क्या कहते हैं, ओइक एसिड क्या जुड़ा होता है, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप लास्ट में जुड़ा होता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं लिख दूं CH3 और C डबल OH, क्या नाम रहेगा, तो पहले आप ये वाला जो कार्बन है ना OH के साथ जो जुड़ा हुआ है वो भी जोड़ लेंगे। तो ये एक कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे, एथेनोइक एसिड। समझ गए। और लास्ट में होता है ईस्टर जिसमें OH आता है, और जो OH वाला ग्रुप है उसमें ये एक C होता है, फिर डबल बॉन्ड O होता है, फिर R होता है। तो ये इतने तरीके के फंक्शनल ग्रुप आपके एग्जाम में पढ़ाए जाते हैं। आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कार्बन के कंपाउंड्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक केवल हमने कार्बन के बारे में पढ़ा, कार्बन से बनने वाले जो ऑर्गेनिक अमाउंट है उनके बारे में पढ़ा। अब हम जो चीज पढ़ेंगे वो है कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, और उन कंपाउंड्स से उन कंपाउंड का उपयोग कहां करते हैं, और उन कंपाउंड का मेन यूज क्या है, साथ साथ में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती हैं। तो अगर हम डिटेल में देखें तो कार्बन कंपाउंड बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कार्बन कंपाउंड विद O2, कार्बन कंपाउंड विद, किन किन चीजों के साथ में कार्बन कंपाउंड बनाता है जिन्हों हम पढ़ने वाले हैं। तो O2 के साथ में, H2 के साथ में बनाता है, हाइड्रोजन के साथ में बनाता है, फिर एल्कोहल के साथ में जैसे हमने ऑल बो के आए थे, एल्डिहाइड के साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, सभी के साथ में जितने भी कार्बन कंपाउंड बनते हैं उन सभी के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है वो है कार्बन कंपाउंड, सॉरी कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन या फिर कार्बन कंपाउंड। तो सबसे पहले O2 के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए। तो ऑक्सीजन के साथ में जो पहला रिएक्शन है कार्बन का, ये बनेगा क्या। तो अगर मैं ऑक्सीजन को, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में जलाता हूं, या फिर मैं ये कहूं कि कार्बन को मैं जलाता हूं इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो जब कार्बन पूरी तरीके से ऑक्सीजन में जलता है, परिवर्तित होता है, तब तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनसफिशिएंट अमाउंट में जले, पूरी तरीके से ना जल पाए, इनसफिशिएंट अमाउंट में जले, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। बस ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर ये इनसफिशिएंट अमाउंट में जल रहा है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में जल रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन से जलने, ऑक्सीजन से जब हम जलेंगे, कार्बन को जलाएंगे, तो सबसे पहले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हम कर रहे हैं, ध्यान देना दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक तो कलरलेस गैस है। आप जो सांस लेते हैं, राइट, जो आप सांस लेते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। पौधे जो सांस लेते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कभी आपने देखा कलर निकल रहा है, ब्लैक कलर तो नहीं निकलता आपकी सांसों से, या फिर पौधे जो सांस लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक तो ये कलरलेस गैस है, दूसरी चीज बदबू भी नहीं आती है, तो दूसरा ये ऑर्डरलेस गैस है। तो कलरलेस गैस भी है, ये ऑर्डरलेस गैस भी है, दोनों चीजें समझ में आती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज समझना दोस्तों, ये क्या हानिकारक गैस है। अगर हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे तो कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं फैलाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो समस्या है वो ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर के, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के बाहर एक मोटी लेयर होती है, किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की।
और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती क्या है, सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड जब हमारे पृथ्वी तक आती है तो उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, तो उन्हें आने तो देती है, लेकिन टकराने के बाद उनकी वेवलेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है, लार्जर हो जाती है। तो जब वो लौटने लगती है टकराकर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाकर, तो उन्हें लौटने नहीं देती, उन्हें ट्रैप कर लेती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से समस्या ये है, कार्बन इमिशन से समस्या ये है कि ये जो 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 लेयर है ये मोटी होती जा रही है, और जितना ये मोटी होती जाएगी उतना ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करेगी, और जितना ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करेगी उतना ज्यादा पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा उतना ज्यादा एक इफेक्ट होगा जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो द रीजन बिहाइंड कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहा है। अब जब हम गाड़ियों की बात करते हैं, ईंधनों की बात करते हैं, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि सांसों के लिए खतरनाक है, सभी चीजों के लिए खतरनाक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, दिखती तो नहीं है, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले कहते हैं नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो गैस सही है, वो भी दिक्कत है, वो भी ज्यादा बढ़ रही है तो भी समस्या होगी। बात समझो। तो करना क्या चाहिए, तो करना ये चाहिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों से क्या होगा, जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा, वो एब्जॉर्ब करेंगे, और जितना ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन निकालेंगे। फिर आप कहोगे सर रात में तो उल्टा होता है, ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यही तो चक्र है। जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का चक्र चलता रहेगा, लेकिन समस्या तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए और कार्बन की मात्रा बढ़ जाए। और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उतनी ज्यादा नहीं छोड़ते कि ऑक्सीजन से बढ़ जाए, ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाए। आपको पता है कि वायुमंडल में कि कार्बन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या फिर लेते हैं वो यहीं पर रहती है, लेकिन वो ऊपर लेयर में जो पहुंच रही है वो हमारे आसपास जो हम लोग गैस छोड़ रहे हैं वो पहुंच रही है। ठीक है, चलें। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्यों खतरनाक गैस है। इन जनरली ये कोई पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन का जो नहीं फैलाती है, हमारे हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन समस्या ये कि इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। अब इसकी यूज की बात करें तो आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस में इसका उपयोग किया जाता है। तो यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज फायर एक्सटिंग्विशर में यूज की जाती है। दिस इज गोइंग टू यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज की जाती है। तीसरी चीज क्या है, यूज इन फोटोसिंथेसिस, यूज इन जो है फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर में मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है, जिसे बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं आप। अब ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है या फिर ये जो बेकिंग सोडा है, जब आप इसे शेक करते हैं और जो है इसको छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, जो आग जल रही है, आग को जलने के लिए मुख्य रूप से, है ना, आग को जलने के लिए मुख्य रूप से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जलती हुई ऑक्सीजन के आसपास एक बड़ी मोटी लेयर बना देती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी तो ये जलती हुई जो 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 आग है वो बुझ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से आग को बुझाती है, तो आपका आंसर रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जलती हुई चीज की, जलती हुई कोई वस्तु है उसके ऊपरी तरफ एक सरफेस बना देती है, एक आवरण बना देती है, एक एरिया बना देती है जो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है, और इस तरीके से आग बुझ जाती है। सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने देखो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, कोक में कौन सी गैस भरी होती है, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, तभी पॉप की आवाज आती है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पर बनाते हैं, कोक बनाते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। कहते हैं कि कहते हैं शुष्क बर्फ। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस गैस को कहा जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ट्राइकोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे ट्राइकोल भी कहा जाता है। याद रखेंगे सभी लोग, इसे ट्राइकोल भी कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा होगा कि मेन ग्रीन हाउस गैस, अभी मैंने आपको पूरा समझा के हम ग्लोबल वार्मिंग वाला, तो दिस इज द मेन ग्रीन हाउस गैस। इट्स मेन ग्रीन हाउस गैस। तो ये मुख्य रूप से मुख्य ग्रीन हाउस गैस में आती है। और कहाँ पे यूज करते हैं और कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि जो केक होते हैं, ब्रेड होती हैं, राइट। तो केक हो गया, ब्रेड हो गया, ये स्पॉन्जी होते हैं। ब्रेड को देखा ना, बीच में छेद होते हैं। क्यों छेद होते हैं? तो छेद होने का मुख्य कारण है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही चीज है, अलग अलग नाम है बस। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaCO3, जब इसे गर्म करोगे तो बनेगा NaOH और H2 और CO2। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये निकलती है बाहर। तो आप मान लीजिए सॉलिड चीज है, अंदर से गैस निकल रही है, तो क्या करेगी? कहीं ना कहीं से छेद बना के निकलेगी। तो ब्रेड में इतने सारे छेद हो जाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, इनको फ्लफी करने में, फूड प्रोडक्ट को फ्लफी करने में इस गैस का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे। तो जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं, इनको फ्लफी करने में इस गैस का उपयोग किया जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ड्राई आइस होती है बहुत ज्यादा ठंडी गैस, इतनी ज्यादा ठंडी गैस होती है कि अगर आप इसे छू लेंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे। सर, ठंडी में भी हाथ जलते हैं। ऐसा नहीं है कि किससे चीज गर्म होगी तो ही हाथ जलेंगे, ठंडी चीज पकड़ लोगे तो भी हाथ जल जाएंगे। -78.5 डिग्री सेल्सियस, इसे कहते हैं हाइपोथर्मिया। अगर बीमारी भी होती है, जो स्किन डेड हो जाती है, हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसके अलावा इसी ड्राई गैस का उपयोग एसी में रेफ्रिजरेटर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। वैसे तो अलग अलग गैसें हैं, लेकिन इस गैस का उपयोग भी करते हैं। ठीक है, याद है। तो रेफ्रिजरेंट के रूप में भी इस गैस का उपयोग करते हैं। रेफ्रिजरेंट के रूप में भी इस गैस का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेंट होगा ना, रेफ्रिजरेंट, स्पेलिंग गलत लिखी है। रेफ्रिजरेंट, आप सही है, यहां भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जगह पे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। अभी हमने केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस पढ़ी है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो एक गैस और भी बनती है, और वो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कब बनती है? जब कार्बन का इनसफिशिएंट अमाउंट होता है। तो दूसरी चीज जो हम पढ़ सकते हैं, दूसरी चीज जो हमें पढ़नी चाहिए, दूसरी चीज जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक मिनट, ठीक है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम बात करेंगे दूसरे सेगमेंट की तरफ। ये सबको समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई बात। और कभी भी पूछ लिया जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये उसमें कैसे निकलती है, तो मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरीके से निकलती है। उसे गर्म करोगे तो निकलेगी। ठीक है, चलिए अभी अब दूसरी तरफ चलते हैं, इसी को आगे चलते हैं। तो जो दूसरी गैस है, जो कार्बन और ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट अमाउंट में जलाई जाएगी, वो है कार्बन ऑक्साइड। लेकिन हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाई जाएगी। ठीक, याद रखें। अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जलाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और आप सबको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड दिस इज द मेन पोल्यूटेंट। अब हम कहानी यहां से स्टार्ट करेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में समस्या यही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो मेन पोल्यूटेंट में आती है,
मुख्य प्रदूषक गैस में मानी जाती है। सबसे बड़ी प्रदूषक गैस है, सबसे ज्यादा प्रदूषण यही गैस फैलाती है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव विद हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है ये भी समझ लो। हीमोग्लोबिन होता क्या है कि जब भी कहीं पे आग लगती है तो व्यक्ति या फिर जो पर्सन है वो आग से बाद में मरता है। एक दिन मैं देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, वैसे तो ये बताना नहीं चाहिए, बहुत ही भयावह टाइप का है, लेकिन मुझे लगा चलो बता देते हैं। इस वीडियो में क्या था कि जैसे आपने देखा फ्लैट वगैरह बने होते हैं, और फ्लैट में लोग क्या करते हैं कि जैसे फ्लैट बने हुए हैं ना, एक घर ये है, फिर नीचे एक घर है, फिर नीचे एक घर है ना, ऐसे घर बने हुए थे बहुत सारे। तो इसमें क्या, ये बालकनी दे रखी होती है, इस तरीके से बालकनी दे रखी होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया, या फिर कुछ चोर प्रवृत्ति के लोग होते भी हैं। तो इन सज्जन ने क्या किया कि जितनी भी अपनी बालकनी थी उसे पूरी जाली से उसे ढक दिया। मतलब आप समझ लीजिए कि कोई बाहरी व्यक्ति चाहे ऊपर से, नीचे से, बगल से है भी, बीच में जमीन पे नहीं है, वो 13वें मंजिले पे जो इनका घर है, एक तरीके से उनका जो है वो फ्लैट है, और उस 13वें मंजिले की जो खिड़की है उसे उन्होंने पूरा ढक दिया है, कि पूरा बंद कर दिया है जाली से एकदम, कि ताकि ऊपर से कोई व्यक्ति कूद कर या फिर किसी रस्सी के सहारे उनकी बालकनी में ना पाए। वैसे तो बालकनी में भी खुद भी एक जो है वो ताला वाला लगा रहता है, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया उसको। अब ध्यान से समझना, घर में आग लग गई, गैस सिलेंडर से आग लग गई, अब जहां से आग लगी उधर पूरी आग लगी है, जाने का एक ही रास्ता है और वो है बालकनी। क्योंकि घर में बनता ही ऐसा है कि अगर किचन इस तरीके से बनाया जाता है कि वो एकदम, आप बाहर से आओगे तो वो बीच में किचन होता है बाहर की तरफ और इधर की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि अब घर में आग लगी है बहुत तेज, और आपने तो पूरा बंद करा दिया है, अपनी जाली लगवा दी है उसमें, जाओगे कहाँ? ऊपर भी नहीं जा सकते, नीचे भी नहीं जा सकते। ऊपर वाले लोग भी आपकी सहायता नहीं कर सकते, नीचे वाले लोग भी सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो खिड़की है जहां से पहुंचा जा सकता है वहां पे तो जाली लगी हुई है। तो लोग आग आने से पहले ही गिरने लगे, मतलब वो जले नहीं है, वो पहले से ही गिरने लगे। क्यों गिरने लगे? द रीजन बिहाइंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जब भी आग लगती है तो जो गैस बनती है वहां पर, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन तो है नहीं, जो ऑक्सीजन है वो जल ही रहा है, लेकिन आग इतनी ज्यादा है कि ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, और ऐसे केसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगती है, काला काला धुआं निकलने लगता है। जहां भी काला धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए आप समझ लेना कि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने लगी, और जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आप इनहेल करोगे, वो हीमोग्लोबिन के साथ में मिलके बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एंड दिस इज पॉइजनस है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद में हीमोग्लोबिन की वो क्षमता जो ऑक्सीजन को लेके जा रही है, ऑक्सीजन को लेके आ रही है, वो क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि साथ में अटैच कौन सा हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो गया। इंसान के पास जब एनर्जी नहीं पहुंचेगी, बॉडी में एनर्जी का संवाहन नहीं होगा, तो वो वैसे ही मर जाएगा। तो व्यक्ति पहले दम घुट के ही मर जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो जब भी कहीं पर आग लगती है, इंसान जलने से तो बाद में मरता है, पहले वो दम घुट के मर जाता है, क्योंकि वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड उसने इनहेल कर ली है। तो ये याद रखना कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है हीमोग्लोबिन के साथ में, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिससे इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर गैस भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला दिया जाए तो इसके मिक्सचर को वाटर गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे वाटर गैस भी कहा जाता है। याद रखेंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। या फिर वाटर वेपर गैस भी कहा जाता है। इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अगर नाइट्रोजन के साथ में मिला दिया जाए तो इसका एक और नया नाम हो जाता है, जिसे हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसे प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं और इसे वाटर गैस भी कहते हैं। दोनों चीजें आपको पता है और दोनों चीज आप जानते हैं। तो वाटर गैस या फिर प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही बनती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं।
ठीक है, तो इतनी चीज जो है मैं आपको बताना चाह रहा था, ये मेन पोल्यूटेंट है। तो अगर काला इसका, अगर मैं इसके नेचर की मैं बात करूं तो आप सबको पता है कि ब्लैक कलर का होता है। इसका कलर कैसा होता है? इसका ब्लैक होता है, और इसकी स्मेल भी मौजूद होती है। आप सबको पता है कि स्मेल अजीब सी स्मेल होती है, पंजन टाइप की। तो इसमें ब्लैक कलर भी है और स्मेल भी है कार्बन मोनोऑक्साइड का, याद रखिए। ठीक है भाई, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो हमारा पार्ट है वो है विद हाइड्रोजन, कार्बन कंपाउंड विद हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन से तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही बनी है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलाकर तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री ही बनी है, पूरी की पूरी कहानी ही बनी है, राइट। तो कैसे, कौन कौन से एलिमेंट बने हैं? सबसे पहले सिंपलेस्ट बात करते हैं, एक कार्बन लेके चलते हैं। तो अगर मैं एक कार्बन लेके बात चलूं तो मुझे सबसे पहली जो गैस, जो सबसे पहला एलिमेंट मिलता है वो है मीथेन, CH4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके तो बहुत सारे नाम है। मीथेन गैस को दोस्तों गोबर गैस कहते हैं, मीथेन गैस को हम नेचुरल गैस कहते हैं, और इसी गैस का उपयोग सीएनजी में किया जाता है। इसी गैस का उपयोग हम सीएनजी में करते हैं, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कभी कोई पूछ ले कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कौन सी गैस भरी होती है, तो तुम फट से आंसर दे देना, सर मीथेन भरी होती है। आगे चलो, गोबर गैस हो गया, इसी गैस को हम क्या कहते हैं? बायोगैस भी कहते हैं। तो गोबर गैस कह लो या फिर बायोगैस कह लो या फिर नेचुरल गैस कह लो, बात एक ही है। अच्छा, ये जो गैस है, इसी गैस के कारण कोयले की खदानों में आग लग जाती है। अभी जो है कुछ दिन पहले मैं लोअर पीसेस का पेपर दे के आया, बहुत बढ़िया पेपर था, मेंस का पेपर। इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं, सुबह एक 2 शिफ्ट में थे। पहली शिफ्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग बल्कि मैथ ही मान लो, मैथ के क्वेश्चंस और जीएस के क्वेश्चन थे टोटल 100, 25 मैथ और 75 क्वेश्चन जीएस के। और दूसरा जो पेपर था, इसमें 75 क्वेश्चन में मैथ और साइंस पूछी गई थी और 25 क्वेश्चन में हिंदी पूछी गई थी। तो बहुत ही बढ़िया पेपर था, मतलब लल्लन टॉप मान लो। अब इस लल्लन टॉप पेपर में पूछा गया कि कोयले की खदानों में अक्सर आग लगने का मुख्य कारण क्या होता है, तो वो मीथेन गैस ही है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने देखा होगा कि इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स का मतलब क्या है? अब आप कहोगे सर मार्स ग्रह पे पाई जाती है, नहीं, मार्स ग्रह पे नहीं, बल्कि यहां पे मार्स का मतलब है दलदली स्थानों में पाई जाने वाली गैस। क्या? दलदली स्थानों पर पाई जाने वाली गैस, इसी को मार्स गैस कहा। तो गोबर गैस कह लीजिए, नेचुरल गैस कह लीजिए, बायोगैस कह लीजिए, कोल माइन में पाई जाने वाली गैस कह लीजिए, ठीक है, मार्स गैस कह लीजिए, एक ही बात है। इसी को जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में भी इसका काफी सारा योगदान रहता है, वो भी आपको याद रखना है। कूल एक्सप्लोजन भी इसी के कारण होता है। तो ये सभी चीजें आप याद कर सकते हैं। ठीक है भाई मेरे, अब इसी का एक रूप और होता है ब्यूटेन, वो भी समझा देते हैं। ब्यूटेन, ब्यूटेन गैस किसमें पाई जाती है? तो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सिलेंडर आता है ना एलपीजी का। तो एलपीजी में जो गैस सबसे ज्यादा मात्रा में होती है वो है ब्यूटेन, और दूसरी होती है प्रोपेन। तो ब्यूटेन लगभग 90% होती है और प्रोपेन जो है वो 10% होती है। इसके अलावा मेथिल मरकैप्टन CH3SH, ये भी मान लो जो है कार्बन की ही गैस है। कौन सी है? CH3SH। क्या कहते हैं इसे? मेथिल मरकैप्टन। और इसी गैस के कारण बदबू आती है। किस गैस के कारण? CH3SH। तो कभी आपसे पूछा जाए तो देखो, बहुत कार्बन और हाइड्रोजन का तो इतना बड़ा है कि मैं इसे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा खत्म ही नहीं होगा। तो ब्यूटेन गैस आपको पता होनी चाहिए, एलपीजी में यूज कर सकते हैं। प्रोपेन गैस वही यूज करते हैं, CH3SH सिलेंडर में भरी जाती है ताकि बदबू आ सके। सल्फर के कारण बदबू आती है, सल्फर को गंदा किया जाता है। मार्स गैस, कोयले में खदानों में पाई जाने वाली गैस, बायोगैस, नेचुरल गैस, गोबर गैस, ये सभी इसी के नाम है। ठीक है, जिसके नाम है सभी इसी के नाम है। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन के साथ में कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हेलोजन ग्रुप के साथ में। एक और गैस अभी छूट गई जो मैं आपको बताना भूल गया, मैं आगे ले लेता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट गैस है और इसका नाम है C2H2। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं इथाइलिन गैस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था उसी में।
तो क्वेश्चन पूछा गया था कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसे एथाइलिन भी कहते हैं, इसे एसिटिलीन भी कहते हैं। सो दिस इज द एक तरीके का ये गैसियस प्लांट हार्मोन होता है। ये क्या होता है? गैसियस प्लांट हार्मोन। दूसरा यूज्ड इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फलों को पकाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो है एसिटिलीन गैस। क्लियर है भाई मेरे? इसके अलावा पॉलीथीन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, यूज्ड इन पॉलीथीन बनाने में भी उसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, इसी से एक गैस बनती है जिसका नाम है एसिटिलीन गैस। तो आपने देखा जो गैस वेल्डिंग होती है ना, तो ऐसे दो तरीके की सिलेंडर रखा होता है, एक तो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है और दूसरा एसिटिलीन का सिलेंडर होता है। तो गैस वेल्डिंग में भी हम इसी गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, याद रखेंगे। एसिटिलीन भी यही फॉर्मूला होता है, C2H2 का ही फॉर्मूला। ये C2H4 है एथिलीन, सॉरी ये C2H4 होता है और वो C2H2 होता है ना, वो कहता है एसिटिलीन होता है। ठीक है, दोनों का ही उपयोग करते हैं, ये सेम ही चीज मान लो। और इस यहीं पे ले देता हूं मैं, क्योंकि अलग अलग चीज नहीं है, पानी मिलाने के बाद ये बन जाता है। ये होता है C2H2, ये होता है एसिटिलीन। ये होता है एसिटिलीन। ठीक है ना? इसको पानी मिलाओगे तो वही फॉर्म बनेगा। तो इसका उपयोग कहां करते हैं? इस वाली का उपयोग, एसिटिलीन का उपयोग, तो इसका उपयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है, गैस वेल्डिंग में किया। ठीक है, और रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी हम इसी का उपयोग करते हैं। एक ही चीज है, ये नेचुरल होता है, वो आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल एसिटिलीन, राइट। ये जो एसिटिलीन है ये आर्टिफिशियल गैस है और ये जो है वो नेचुरल है। तो ऐसे भी लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन कम से कम रहे। तो ये जो है वो नेचुरल है, ये नेचुरल फॉर्म है, और ये जो है वो आर्टिफिशियल। तो अगर आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाना है तो एसिटिलीन गैस का उपयोग करेंगे, और नेचुरल तरीके से तो पका ही रहे हैं पौधे, उसमें तो कोई समस्या है नहीं कि आप पका नहीं पा रहे हैं, आपको कोई समस्या हो रही है वगैरह वगैरह। तो वो तो आप उसमें पका ही देंगे, उसमें कोई समस्या ऐसी बनेगी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एथाइलिन और एसिटिलीन के अलावा और भी कोई ऐसी गैस है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग मैंने लिख दिया कहीं पर, वेल्डिंग कहीं लिखा है? वेल्डिंग मैंने नहीं लिखा है, नहीं लिख दिया। गैस वेल्डिंग की जाती है ऑक्सीजन के साथ में, लगभग 3500 टेम्परेचर यूज होता है, तो ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। एक और कि गैस पेट्रोल और डीजल बनाने में इनका कहीं कहीं का उपयोग किया जाता है। तीसरे चौथे पॉइंट और लिख लीजिए, यूज्ड इन मेडिसिन इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग करते हैं, मेडिसिन एंड पेट्रोल इंडस्ट्री। इसमें भी इसका उपयोग किया। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट विद हेलोजन ग्रुप। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीजन से कार्बन कैसे अटैच हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। कार्बन हेलोजन से क्या बना रहा है? सॉरी, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से क्या बना रहा है? तो हाइड्रोजन से मैंने बताया आपको मीथेन बना रहा है, प्रोपेन बना रहा है, ब्यूटेन बना रहा है, एसिटिलीन बना रहा है, एथिलीन बना रहा है। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन जो है वो हेलोजन ग्रुप से क्या बना रहा है? तो हेलोजन से तो बहुत सारी चीजें बनाता है थोक के भाव में, लेकिन हमें थोक के भाव में पढ़ना नहीं है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है CFC। CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बनाएगा ये सबसे पहले? CFC क्या होता है? इसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको याद आ रहा, बचपन में पढ़ा होगा, अरे पढ़ा ही होगा तुमने
कि हमारे वायुमंडल में मौजूद जो गैस है, कौन सी गैस, कौन सी गैस, ओजोन गैस, उसे नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, तो याद रखा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बचपन में बताया। अब हेलोजन में ये तो फ्लोरीन से बनने वाला है, क्लोरीन से भी बनेगा, ब्रोमीन से भी बनेगा, आयोडीन, सभी से बनने वाले एलिमेंट्स होते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कि हेलोजन ग्रुप में सभी आ जाएंगे, इसमें कौन सा आ जाएगा, क्लोरीन भी आ जाएगा, ब्रोमीन भी आ जाएगा, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आ जाएंगे। अभी हमने फ्लोरीन लिया, सबसे ऊपर है। तो सीएफसी को हम क्या कहते हैं, इसे फ्रेश गैस भी कह सकते हैं और इसी गैस भी, इसी में जो है, इसी गैस को दिस डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को नष्ट करने वाली गैस है। दूसरी चीज एसी, फ्रिज में इस गैस का उपयोग किया जाता है, और अब जो है इसमें फ्रेऑन गैस का उपयोग करने लगे हैं, लेकिन वो है ना, कैरेक्टर सेम ही है, एक ही जाति है, एक ही कैरेक्टर है, ठीक है। ये भी जो है उसी उससे आता है, उसी क्लासिफिकेशन से आता है, और वो भी उसी से आता है, वो सेम ही चीज है, लगभग नाम बदल दिया। इसके अलावा रेफ्रिजरेंट के अलावा ये जो है वो कहां पे यूज कर सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो दो ही जगह यूज होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एसी फ्रिज में जो रेफ्रिजरेंट है, इनमें बहुत सारे रेफ्रिजरेंट यूज होने लगे हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एसी और फ्रिज में किन किन रेफ्रिजरेंट का इसके अलावा यूज किया जाता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं रेफ्रिजरेंट कौन कौन से यूज करते हैं। तो एक तो होता है लिक्विड नाइट्रोजन, ये बहुत ठंडी गैस होती है, इतनी ठंडी गैस होती है कि आजकल टायरों में और एयरप्लेन के टायरों में, सड़क में जो गाड़ियां चलती हैं उनके टायरों में हम लोग इसी गैस का उपयोग करने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, ये भी बहुत ज़्यादा ठंडी गैस होती है, लिक्विड अमोनिया, ये भी बहुत ज़्यादा ठंडी गैस होती है। इसके अलावा जो है वो ड्राई आइस, ऑलरेडी हम बता के आए, जिसके पहले भी बताया था मैंने आपको, ड्राई आइस बता के ही आ चुका हूँ कि ड्राई आइस का उपयोग भी करते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग करते हैं, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये वही चीज है, हाइड्रो, ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो ये है HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसका भी उपयोग करते हैं। तो इन सभी जगह पे हम लोग मुख्य रूप से इसी चीज का उपयोग करते हैं, मुख्य रूप से दिस गैस वाज यूज्ड। आगे चलें भाई, तो ये तो हो गया हमारे पास में, कौन सा हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम एक क्लोरीन का भी ले लेते हैं। तो क्लोरीन के अगर हम बारे में बात करें, एक मिनट यहां ले लेते हैं, तो एक है CHCl3, सुना होगा आपने, क्या कहते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन, यस दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन, या आम भाषा में इसका नाम पूछें तो इसे आम भाषा में कहते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक। अब इसका रूप एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है, किसी को बेहोश करने में किया जाता है, एनेस्थीसिया, हिंदी में क्या कहते हैं, निश्चेतन। तो पहले के लोग क्या करते थे, कुछ लोगों के पास ये दवा हाथ में लग गई तो लूट लेते थे, है ना, इंसान को थोड़ा सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन सुंघाया, वो इंसान तुरंत के तुरंत क्या हो गया, बेहोश हो गया, सारा सामान लूट लिया। तो बहुत सारे लोग करने लगे थे। दूसरी चीज, ये जो गैस है इसे हमेशा ऑक्सीजन और सनलाइट की एब्सेंस में रखा जाता है, नहीं तो रिएक्ट कर जाती है तुरंत के तुरंत में। तो ये भी चीज आपको याद रखना है कि CHCl3 थोड़ा भी अगर ऑक्सीजन और सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा तो ये नई गैस बना देती है, जिसका नाम है फॉस्जीन गैस। क्या नाम है इसका, फॉस्जीन गैस, जो कि बहुत टॉक्सिक होती है, इतनी टॉक्सिक होती है कि इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो जिस बॉटल में ये गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रखा जाता है वो हमेशा ब्लैक कलर की होती है। किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझना, CHCl3
को के साथ में आधा ऑक्सीजन मिले इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जिस गैस का ये निर्माण करेगी वो गैस होती है COCl2। कौन सी होती है? COCl2 प्लस हाइड्रोजन भी निकलेगी। इस गैस को फॉस्जीन गैस कहते हैं। इस गैस को फॉस्जीन गैस कहते हैं। और ये गैस इतनी ज्यादा टॉक्सिक होती है कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो कभी भी पूछा जाए आपको कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सनलाइट में आने पर कौन सी गैस का निर्माण होता है, तो फॉस्जीन गैस आप याद रखना। ठीक है भाई, FOS है, FOSGEN, स्पेलिंग सही कर लेना इसकी। ठीक है, FOSGEN, दिस इज द फॉस्जीन गैस। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसमें यही दो चीजें थी बताने के लिए, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, बाकी सब चीजें इंपॉर्टेंट ऑलरेडी बता दी है। नेक्स्ट वन इज कार्बन कंपाउंड विद OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह सकते हैं इसे, OH ग्रुप कहते हैं। और इससे क्या बनता है? एल्कोहल ग्रुप। इसे क्या कहते हैं? एल्कोहल ग्रुप। तो पहले तो एल्कोहल ग्रुप को आपको पता होना चाहिए कि इसमें बनता कैसे है, इसमें बनाया जैसे कैसे जाता है। जैसे मैंने CH3OH कर दिया, तो CH3 का मतलब कितना हो गया? एक कार्बन हो गया, है ना। CH3 का मतलब कितना हो गया? एक कार्बन हो गया। और OH जोड़ दिया तो एक कार्बन प्लस OH, ऑल लगाना है हमें। और अगर हमें ऑल लगाना है तो बनेगा मैथेनॉल, CH3CH2OH एथेनॉल, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो OH ग्रुप में जो सबसे पहले जो हमें पढ़ने को आता है वो है मैथेनॉल ग्रुप। इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं, लिख देता हूं तो आप लोग मिस कर जाओगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। और इसमें सबसे पहला जो पढ़ने को आएगा वो है CH3CH2OH। क्या बनेगा ये? इसे कहते हैं एथेनॉल, दो कार्बन प्लस OH, ये बन जाता है एथेनॉल। और एथेनॉल का उपयोग बहुत सारी जगह पे करते हैं। कहां कहां पे इसका उपयोग करते हैं? एक तो सबसे पहले एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, आपने देखा होगा मूवियों में घाव हो गया तो बियर की बोतल डाल ली, रम की बोतल डाल ली, तो उससे क्या होता है? थोड़ा बहुत जो इन्फेक्शन होने की संभावना है वो साफ हो जाता है। तो एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं पीने के बाद गले में खराश है, थोड़ा सा कफ सिरप पी लिया, नींद आने लगी, एल्कोहल मौजूद होता है उसमें। क्या मौजूद होता है? एल्कोहल। तो बहुत सारी मेडिसिन में हम एल्कोहल का उपयोग करते हैं। मेडिसिन में इसका उपयोग कर किया जाता है, एंटीसेप्टिक में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सॉल्वेंट में भी इसका उपयोग करते हैं, और सॉल्वेंट के बारे में बता चुके हैं। सोप है, शैम्पू है, तो सोप हो गया, शैम्पू हो गया, वाइन हो गई। पीने वाली वाइन यही है, और कोई वाइन नहीं पी जाती है, यही वाइन पी जाती है ना। होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका उपयोग, मेडिसिन ऑलरेडी बता चुके हैं, खासकर होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। और कभी कभी क्या होता है कि इसी मेथेनॉल, ये तो एथेनॉल है, मेथेनॉल की बात कर लेते हैं, CH3OH। थोड़ी बात जहरीली गैस की भी, जहरीली शराब की भी हो जाए। आजकल जहरीली शराब से लोग बहुत सारे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो ये जो CH3OH है, ये एक्चुअली में जहरीली शराब है। ये एक्चुअली में जहरीली शराब है। तो बनाने चले थे ये वाला सिस्टम कि मिलेगा हमको CH3CH2OH, है ना। लेकिन हुआ क्या कि ये वाला सिस्टम मिल गया। जब भी ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज का फर्मेंटेशन किया जाता है, या फिर शुगर का फर्मेंटेशन है, या किसी इन सब चीजों का फर्मेंटेशन जब किया जाता है शुगर का, तो उसमें जो है वो एल्कोहल एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो कभी कभी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई तो एल्कोहल की जगह ये बन गया, CH3OH बन गया, सारा सिस्टम बिगड़ गया और इंसान की जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज याद रखना हमेशा, यहां पर इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है, ये तो हो गया OH के साथ में, तो OH के साथ में आपको ये याद रखना है, और ये याद रखना, बस दो ही याद रखना है, बाकी नहीं याद। कीटोन ग्रुप के साथ में, कीटोन ग्रुप क्या है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कीटोन ग्रुप का मतलब है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी R हो जाएगा, यहाँ पे भी R हो जाएगा, ये C जो है वो
कीटोन ग्रुप है और इसमें लास्ट में नोन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? लास्ट में नोन लगा देते हैं। प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टानोन, ऐसे करके कहानी बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें एक ही बस याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, एक ही याद रखना है, वो है एसीटोन। क्या याद रखना है इसमें? एक ही पूछा जाता है और वो है एसीटोन। अब मैंने बोल लिया एसीटोन है, तो आप बना के देखो, ये एसिटिक एसिड, दो एसिटिक एसिड भी 2 कार्बन पे बनती है और एसीटोन भी 2 कार्बन बनती है। तो 2 कार्बन बनाना है मुझे, तो एक कार्बन तो मैंने ऐसे ले लिया, फिर C लगाया, ठीक है, और ये CH3 किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O किया और एक H कर दिया। तो ये तो एक और CH3 लगाना पड़ेगा हमको, एसिटिक ना, एक और CH3 लगाना पड़ेगा। दिस इज नाउ एसीटोन, है ना। ये जो है हमारा एसीटोन बन गया। अब एसीटोन का यूज कहां पे करते हैं? तो एक ही जगह पे इसका उपयोग किया जाता है, नेल पेंट रिमूवर के रूप। नेल पेंट का जो रिमूवर है उसमें हम मुख्य रूप से एसीटोन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा डीकलराइजेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है, लेदर इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग करते हैं। लेदर इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पे भी इसका उपयोग किया जाता है, टैनिंग में। लेदर इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग करते हैं एसीटोन का। तो एसीटोन नेल पेंट रिमूवर और लेदर इंडस्ट्रीज में मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चले। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या है ऑलरेडी बता के आया मैं। क्या होता है? CHO ग्रुप होता है, तो इसमें कार्बन जोड़ दिया जाता है। अगर एक कार्बन ऑलरेडी पहले से है और एक कार्बन और जोड़ दिया तो 2 कार्बन हो गए। जैसे मान लीजिए एक भी कार्बन ना जोड़ूं मैं, HCHO कर दूं, तो ये कितना हो गया? 1 कार्बन हो गया। क्या इसका नाम होगा? तो एक कार्बन है मतलब मैथ। और एल्डिहाइड में क्या जोड़ते हैं? शब्द जोड़ते हैं अल, तो ये हो गया मैथेनॉल। क्या हो गया? मैथेनॉल। फिर मैंने एक CH3 जोड़ दिया और CHO जोड़ दिया, तो ये हो गया एथेनॉल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन हो गए। फिर मैंने CH3 जोड़ दिया और इसमें जो है वो फिर CH2 जोड़ दिया और इसमें CHO जोड़ दिया, तो ये हो गया प्रोपेनॉल। तो ये हो गया प्रोपेनॉल। तो ऐसे समझिए आप बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि पहले तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे वही जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, अब यहां पे हम इन सबको हटा देते हैं। पहले हम केवल एक की बात करते हैं, HCHO की। HCHO मतलब मैथेनॉल। मैथेनॉल का एक और नाम होता है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है? इसको हम फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड कह दो या फिर मैथेनॉल कह लो, एक ही बात है। लेकिन इसी फॉर्मल्डिहाइड का अगर हम 40% एक्वासिक सोल्यूशन ले लें, 40% एक्वासिक सोल्यूशन, इसका मतलब यह हुआ कि 40% पानी मिला दे। फॉर्मल्डिहाइड में 40% अगर पानी मिला दे तो एक नई चीज बन जाती है। इस नई चीज का नाम मैं बता रहा हूं आपको। इस नई चीज को हम क्या कहते हैं? इस नई चीज को फॉर्मलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मलिन कहते हैं ना। व्हाट इज फॉर्मलिन? तो इंटरेस्टिंग चीज बन गई, नई चीज बन गई। फॉर्मलिन क्या होता है कि आपने देखा होगा बायोलॉजी लैब में बहुत सारे सांप, बिच्छू और पता नहीं क्या क्या चीजों को प्रिजर्व किया जाता है। तो इंसानों को या किसी भी जीवों को या किसी भी अंग को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मलिन का उपयोग किया जाता है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल में फॉर्मलिन का उपयोग किया जाता है। प्रिजर्वेशन, किसी भी चीज के प्रिजर्वेशन में इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग। इसके अंदर जो चीजें वो सड़ेंगी नहीं। तो फॉर्मलिन जो है वो प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी ऑफ फिशेस है, फॉक्स है, या फिर डेड एनिमल्स हैं, उन सभी के में इसका उपयोग करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ डेड एनिमल, डेड एनिमल के प्रिजर्वेशन में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है भाई मेरे, चलो आगे चलते हैं। ये बात समझ में आ गई, आगे चलें। इसमें ऑक्टोपस भी आ जाता है, स्नेक भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें।
इसमें लगता है मुझे इतना ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई कोई क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया था कि फॉर्मलिन जो है उसमें मुख्य रूप से कौन सा एल्कोहल ग्रुप होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप ही मुख्य रूप से इसमें पाया। बाकी सारे क्वेश्चन पूछा नहीं गया, और पूछा गया होगा तो मैं डोंट वरी, मैं कभी ना कभी करके उसे बता ही दूंगा। तो इतनी चीजें थी, और कोई बच गया होगा तो मैं 1 मिनट देख लेता हूँ कि शायद कोई भी एलिमेंट बच गया हो, क्योंकि जरूरी है, कोई बचना नहीं चाहिए। एक एक दो चीजें और बच गई हैं, उनको मैं और ले लेता हूं। तो एक बच गया TNT। क्या होता है ये भी समझा देता हूं। दिस इज ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। तो TNT और ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन क्या है, ये एक एक्सप्लोसिव है, बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोसिव कह सकते हैं इसको। और इसी से मुख्य रूप से जो आपने देखा होगा आतंकवादी लोग जो घर बड़ उड़ाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें उड़ाते हैं, वो TNT के द्वारा ही उड़ाते हैं, जिसे हम ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन कहते हैं। अब ये बनता कैसे, तो ये बता देता हूँ आपको कि ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ पे CH3 है, एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे होता है, एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे होता है, और एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे होता है। तो दिस इज ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। इसमें मुख्य रूप से उपयोग किसका ये एक ही है कि विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और यही जो है इसी आगे जाके जो है वो आरडीआई जो है आगे जाके जो है विस्फोट मुख्य रूप से विस्फोटक का एक तरह रॉ प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये आप याद रखना, ये ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन क्या है, विस्फोटक। इसके अलावा एक होता है RDX, ये भी मैं बता देता हूं। एक होता है RDX। RDX का फुल फॉर्म क्या है, तो RDX का फुल फॉर्म है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। इसका नाम है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ये नाम है इसका, RDX का, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। और रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो C3H6N6O6, C3H6N6O6, दिस इज द फॉर्मूला फॉर RDX, C3H6N6O6, ये RDX का फॉर्मूला होता है। और आप सबको पता है कि इसी RDX का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था, बहुत सारे अलग अलग युद्धों में इसी RDX का उपयोग किया जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक एक्सप्लोसिव है। तो अभी मैं जितने भी बता रहा हूं आपको सारे एक्सप्लोसिव ही बता रहा हूं, क्योंकि बाकी जो नॉर्मल जो केमिकल्स थे वो मैंने आपको बता दी हैं, नॉर्मल चीजें जो है मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। इसके अलावा एसिड में मैं सारे आपको एसिड बता चुका हूं, मुझे लगता है एसिड में मैं आपको सारे एसिड बता चुका हूं। एक और चीज है इंपॉर्टेंट, यूरिया, ये मैंने नहीं बताया है अभी आपको क्योंकि ये छूट गया है। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2CONH2। और खाद के रूप में, या फिर जानते हैं कि इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, खाद के रूप में करते हैं, रासायनिक खाद के रूप में करते हैं। सबसे पहले यूरिया ही है जो सिंथेटिक रूप से बनाया गया था, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यूरिया भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला आपको याद रखना है, केवल फॉर्मूला ही इसमें याद रखना है, बाकी चीजें याद नहीं रखनी है। बाकी मोस्टली चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, मोस्टली चीजें मैं आपको करवा चुका हूँ, इससे जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज है आंसू गैस, ये भूल गया हूं मैं, आंसू गैस, या फिर इससे हम क्या कहते हैं, टीयर गैस। तो आंसू गैस में पूछा जाता है कि मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो आंसू गैस में मुख्य रूप से क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये गैस होती कौन सी है, तो मैं आपको बताता हूं, तो क्लोरोएसिटोफिनॉन गैस होती है ना। गैस का नाम क्या है, क्लोरो एसिटोफिनॉन, ये गैस होती है टीयर गैस में। और क्लोरोबेंजीन भी होती है, बेंजीन के फॉर्मेट भी होती है, लेकिन क्लोरोएसिटोफिनॉन सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली गैस है जो हमारे आसपास यूज होती है, ठीक है, समझ गए। चलो, तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है, इतना इंपॉर्टेंट है।
ये सारा का सारा मैंने टॉपिक आपको करवा दिया है, जितने भी कार्बन एंड कंपाउंड हैं। इन कार्बन कंपाउंड्स में जो कंपाउंड जो छूट गए हैं वो मैंने आपको एसिड बेस सॉल्ट में करवा दिए हैं, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी बाकायदा, प्रॉपरली ऐसा ही लिखा हुआ, जैसा लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो देखिए, जो भी चीजें अभी मैंने आपको पढ़ाई हैं, इस पूरी क्लास का जो आपका पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? योगेंद्र सिंह अनअकैडमी। तो आपको करना है क्या है कि टेलीग्राम पर जाना है और ये सर्च करना है योगेंद्र सिंह अनअकैडमी। इसमें क्या होगा, जितनी भी पीडीएफ है आपकी वो सारी मिल जाएगी आपको, जो भी क्लास के नोटिफिकेशंस होते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, राइट। जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। जो भी चीजें नया कोई ऑफर वगैरह आता है वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ऑफर में मैं भी आपको बता दूंगा कि क्या ऑफर आए हैं अनअकैडमी पर। अभी जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है ना, सेम टू सेम इसी तरीके की क्लासेस आपको प्लस पर मिलती हैं। बस ये होता है कि अभी मैंने 2-4 क्लासेस डाली हैं, आपको वहां पे पूरा सिलेबस मिलता है, हर एक चीज मिलेगी। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, वीकली टेस्ट होते हैं और साथ साथ में लाइव क्लासेस होती हैं। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स की, तो मतलब ये हुआ कि आपको एक एक चीज पढ़ाई जाएगी, शुरुआत से लेके अंत तक पढ़ाई जाएगी। केमिस्ट्री के सारे टॉपिक कराए जाएंगे, फिजिक्स के सारे टॉपिक कराए जाएंगे, बायोलॉजी के सारे टॉपिक, जितने भी मतलब आप मानिए जितने सब्जेक्ट हैं, जितने भी टीचर हैं, चाहे मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, कोई भी, चाहे मैथ हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको कराया जाएगा। सारे एजुकेटर आपको सारे एजुकेटर का ये का एक्सेस होता है आपके पास में, तो हर एक चीज आपको यहां पर बताई जाएगी। अभी 25 से लेके 28 अप्रैल तक एक नया ऑफर चल रहा है। एक मिनट, 25 से लेके 28 अप्रैल तक एक नया ऑफर चल रहा है, जिसमें आप कोड यूज करेंगे तो आपको 10% की जगह 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कोड कौन सा यूज करना है? कोड यूज करना है योगेंद्र, YOGENDRA, 25 से लेके 28 अप्रैल। बस इतनी याद रखना, तो इसके पहले ले लेना, आपको बढ़िया एक अच्छा ऑफर मिल जाएगा आपको, ठीक है भाई। इसके अलावा एसएससी एग्जाम 2022 के लिए टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन का एक सेट बनाया गया है, जिसमें आप देखिए एक बड़ा स्कोर, अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा अच्छा स्कोर बना सकते हैं, ठीक है। सफलता बैच 2022 को ध्यान में रखते हुए एक बैच स्टार्ट हुआ है, जो कि 20 अप्रैल से शुरू है। इसी तरह टैलेंट बैच स्टार्ट हुआ है, एसएससी एमटीएस कोड क्या यूज करना है, कोड वही यूज करना है योगेंद्र। इसमें भी आपको बड़े बड़े एजुकेटर मिल जाएंगे। आइकॉनिक क्या मतलब होता है? आपको प्रायोरिटी मिलती है, किसमें प्रायोरिटी मिलती है? डाउट सॉल्विंग प्रायोरिटी मिलती है, और साथ साथ में लाइव क्लासेस में प्रायोरिटी मिलती है। डाउट सॉल्विंग में क्या होगा, जब भी आप कोई डाउट पूछोगे तो सबसे पहले आपको उसका आंसर मिलेगा। इसी तरह प्रायोरिटी लाइव क्लास में क्या मिलती है? जब भी आप रेज हैंड करेंगे लाइव क्लास के दौरान, सबसे पहले एजुकेटर आपको पिक करेगा, सबसे पहले आपको जो है वो यहां पर तवज्जो देगा। रेज हैंड फीचर क्या है? लाइव क्लास के दौरान अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना हाथ उठा के अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको कहा गया है रेज हैंड फीचर, ठीक है भाई मेरे। इसके अलावा आज का डाउट फीचर, क्या फीचर है इसमें? आप क्या करिए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसकी फोटो खींचिए, अपलोड कर दीजिए, तो आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव एक साथ आप पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में वर्तमान में 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। कोड आप लोग क्या अप्लाई करना है? योगेंद्र, YOGENDRA, इससे मिलेगा आपको 20% का डिस्काउंट, ठीक है। ये वाला कोड अप्लाई करना है। अभी वर्तमान में आइकॉनिक की फीस 24 महीने की कितनी है? 10,000 रुपए है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसी तरह प्लस की जो फीस 24 महीने की है वो लगभग 8,500 रुपए है, ठीक है भाई। अगर आपको लगता है कि कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है तो आप उसे रिपोर्ट करके प्राइस भी जीत सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लास बढ़िया लगी होगी। मेरा जो स्पेशल क्लास का शेड्यूल है वो सुबह 11 बजे होती है क्लास, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, सुबह में आ सकते हैं। मेरी जो प्रोफाइल का लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसमें जरूर जुड़े। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, बाय बाय ऑल। देखते रहिए और बने रहिए लेट्स क्रैक एसएससी अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, बाय बाय।